जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नया सेशन शुरू हुआ है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, जिसमें हम जीके जीएस के जो है क्वेश्चंस देखेंगे और ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट टाइप का सेशन होगा जो कि आपको एसएससी जीडी के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो आप लोग हमेशा इस सेशन से जुड़े रहिएगा। समय समय पर इस तरह के आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए हम बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस स्पेशल पहले एपिसोड में, पहले सेशन में किस तरह के क्वेश्चन है, उस पर आप अपना राय दीजिएगा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। इस तरह का जो आपको ये सेशन है, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट से मिसलेनियस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ठीक, तो कहता है सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान पर यानी कि टॉप पर रहा है भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला मंदिर कौन सा है। यानी कि वो कौन सा मंदिर है हमारे देश में, भारत में, जो कि पूर्ण रूपेण जो है सौर ऊर्जा पर यानी कि सोलर एनर्जी पर वो आधारित है, सोलर एनर्जी पर वह चलता है। ठीक, ऑप्शन में देख सकते हैं कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर है, साबरीमाला मंदिर है, गोमतेश्वर मंदिर है और गोरखनाथ मंदिर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर यानी कि सोलर एनर्जी पर यह स्वचालित चलता है। ठीक, संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन बना है। ठीक, तो टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाला बांग्लादेशी पहला क्रिकेटर बना है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन आप दे सकते हैं मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, तमीम इकबाल, साकिब अल हसन। ठीक, मुझे पता है इसमें अधिकतर लोग साकिब अल हसन को मारेंगे क्योंकि ज़्यादा ये पॉपुलर हैं बांग्लादेश में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, गौरमो दिमाग का है, ये एम्पायर विकेटें उखाड़ लेता है। ठीक, तो चलिए हम इसका आंसर साकिब अल हसन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मुशफिकुर रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है मुशफिकुर रहीम। इन्होंने 5000 रन बनाया है टेस्ट मैच में और ये पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बने हैं करने वाले। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक, तो सबसे पहले हम नाबार्ड का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेंगे। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका पूरा नाम है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक, और इसके जो किस समिति के सिफारिश पे हुई थी, तो वही हमारा क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। बाकी देख लेते हैं रंगराजन समिति का संबंध किससे है, ए नंबर, यानी कि रंगराजन समिति का देख लेते हैं। रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी से। ठीक, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, गरीबी से है। बी देखते हैं नरसिम्हन समिति, इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार से इसका क्या है, संबंध है, इम्प्रूवमेंट, बैंकिंग इम्प्रूवमेंट। और डी वाला जो है सी वाला सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका भी संबंध गरीबी से ही है। ठीक, नेक्स्ट अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशकीय आधार पर जनगणना पहली बार किस देश में हुआ था। यानी कि दशकीय आधार यानी कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की शुरुआत किस देश में हुआ था। ठीक, तो चलिए जनगणना से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था, अगर बात कीजिए पहली जनगणना, तो पहली जनगणना कहाँ हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन में। पहली जनगणना कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था, तो 1749 ईस्वी में। लेकिन याद रहे यह
दशकीय आधार पर नहीं था, ठीक। लेकिन यही अगर हम कहें कि पहली दशकीय आधार पर जनगणना, पहली दशकीय आधार पर जनगणना कहाँ हुई थी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक। अमेरिका कब हुआ था, तो 1790 ईस्वी में हुआ था। और यही हमारा क्वेश्चन भी है कि दशकीय आधार पर जनगणना पहली बार किस देश में हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका, ठीक। भारत की अगर बात करें तो भारत में पहली जनगणना की बात करें तो भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो मेयो था, मेयो। मन करे तो लॉर्ड लगा सकते हैं, ना तो गौरियाइयों के लॉर्ड लिख सकते हैं, ठीक, मेयो। अगर दशकीय जनगणना की बात की जाए, दशकीय आधार पर बात करें तो 1881 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहिए, आपको अगर आपको रिस्पेक्ट देना हो, नहीं रिस्पेक्ट देना हो तो रिपनवा कहिए, ठीक। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। पहली दशकीय आधार पर जनगणना अमेरिका में हुई थी। अगर केवल पहली जनगणना कहेगा तो स्वीडन में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कहे तो 72 में हुई थी नियमित रूप से, या दशकीय आधार पर कहे तो 81 में हुई थी, 1881 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न का, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक। तो इसका आयोजन जो हुआ था हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। हरियाणा के पंचकुला में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा का पंचकुला, ठीक। इसका विनर कौन था, तो इसका विनर भी हरियाणा ही था। इसका विनर भी हरियाणा ही था। इसकी शुभंकर की बात करें, अगर शुभंकर की बात करें तो शुभंकर इसका क्या था, तो धाकर इसका जो था, धाकर इसका शुभंकर था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 7वां प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है खेल, साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर किस देश के द्वारा दिया जाता है, इसको देख लें। यह दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है इस पुरस्कार को। और इसका संबंध जो है पत्रकारिता से है। अगर बात की जाए कि यह किसको दिया गया है, ठीक, तो इसमें भी देख लेते हैं किस किस को दिया गया। 4 लोगों को इस पुरस्कार को भी दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को मिला है, ठीक। दूसरा व्यक्ति कौन है, अदानन अबीदी को मिला है। और किसको मिला है, तो तीसरा व्यक्ति है अमित दवे को मिला है। चौथे व्यक्ति की बात करें तो सना इरशाद को मिला है, सना इरशाद। इन 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और ये शुरू कब हुआ था, तो 1917 से इसको शुरू किया गया इस पुरस्कार को, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन है 11 मई, 26 दिसंबर, 16 जनवरी और 12 मई, ठीक। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है 11 मई। हमारा आंसर हो जाएगा कि 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अगर बात की जाए 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसका नाम है वीर बाल दिवस। क्या नाम है, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने हमारे। 16 जनवरी की बात करें तो इसको भी नया शुरू किया गया है। इस दिन मनाया जाता है स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 मई। 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है इस दिन। तो इन चारों को याद रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, तो ऑप्शन है सितार, तबला, संतूर और
शहनाई है, हमारा आंसर हो जाएगा संतूर। ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे इनका संबंध संतूर उत्पादन से है और इनको जो है 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 10वां प्रश्न, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और किन्होंने इसको शुरू किया है, तो उसका उद्घाटन किसने किया? तो नारायण तातुराने जो हैं इन्होंने इसको शुरू किया, इसका उद्घाटन किया। ठीक, भारत सरकार में मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे अब। 11वां प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ठीक, तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को ये जोड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के पूरे क्षेत्र का आकार कैसा था? ठीक, सिंधु सभ्यता के पूरे क्षेत्र की आकार की बात करें तो देख लीजिए कैसा था। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो लेखा जोखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर में जो है इसका अंतिम पॉइंट था मांडा, जो कि वर्तमान के जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के बगल में था। उत्तर हो गया। इधर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है और वे परवरा नदी के नज़दीक था, जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी। ठीक, इधर बात करें अगर पूरब में, तो पूरब में आलमगीरपुर में था, जो कि हिंडन नदी के किनारे था और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है, दिल्ली के नज़दीक है। ठीक, और इस साइड बात करें तो सुतका गेंडो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और डास्क नदी के किनारे स्थित है। तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि चतुर्भुज होगा, लेकिन इसको सामान्यतः जो खगोल शास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों ने इसको त्रिभुजाकार माना है। इसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, मैचअप कर दिया। जैसे मान लीजिए पृथ्वी को कहा जाता है कि गोल है, तो पृथ्वी ऐसा बात थोड़ी है कि पूरा फुटबॉल जैसी गोल है। उबड़ खाबड़ तो थोड़ा है ना, लेकिन इसको दूर से देखने पर क्या लगता है कि यह गोल है। उसी प्रकार इस फिगर तो इसका ऐसे बनेगा, लेकिन इसको मान लिया गया है कि यह त्रिभुजाकार है। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया इधर वाले को, तो त्रिभुजाकार ही इसको माना जाएगा। याद रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिभुजाकार। बाकी इन चीज़ों को भी आप जरूर नोट कीजिएगा कि नॉर्थ में कहाँ तक है, तो नॉर्थ में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के पास। साउथ में दायमाबाद, महाराष्ट्र में परवरा नदी के नज़दीक पर, और ये परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। आलमगीरपुर, इधर ईस्ट में बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में दिल्ली के नज़दीक है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इधर बात करें वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में, तो सुतका गेंडो तक है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में डास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे और देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हुए उनका टोटल 5 राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत में, और 5 राजवंश का सही क्रम बताना है कि पहले कौन आया और लास्ट में कौन आया। ठीक, तो सबसे पहला जो था गुलाम वंश था। कौन था? गुलाम वंश। ठीक, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक बहुत लंबा शासनकाल रहा इस वंश का। 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक, उसके बाद बात की तो खिलजी वंश आया। खिलजी वंश जो जाहिर सी बात है जो 90 में ही खत्म होगा, तो 90 में आएगा। 1290 से आया और कब रहा? 1320 तक रहा। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक ये कब आया? तो ये 1320 में इस वंश की स्थापना हुई और ये 1414 तक रहा। 1414। ठीक, उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश आया। ये कब से रहा? तो 1414 से ये 1451 तक रहा। उसके बाद लास्ट आया लोधी वंश। लोधी वंश जो था ये 1451 से लेकर और 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक रहा। उसके बाद बाबर आके सबको ढा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो इस क्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, तो सही में गुलाम वंश है, तो ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश इसमें है, इसमें है, तीनों में है, बाकी ऊपर वाला कट गया। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश ये दोनों में है, इसमें नहीं है, तो यो कट गया।
उसका सैयद वंश है। यहाँ पे सैयद है, यहाँ पे लोधी है, यानी कि ये वाला हम लोग का डी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की चर्चा की गई है? ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, यानी अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है। ठीक, अगर अनुच्छेद 80 की बात करें तो 80 में बात की गई है राज्यसभा की चर्चा है 80 में। 81 में लोकसभा की चर्चा है, और उसके बाद अनुच्छेद 76 की बात कर रही है महान्यायवादी की चर्चा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं अब 15वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए, जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने मतलब संविधान में इतना उथल पुथल किया, इतना उत्पात मचाया ना, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि संविधान को फिर से लिखने की कोशिश की गई है। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन के तहत भारत में जो था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन उस समय कितने जोड़े गए थे? उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में कहिए या 51 क में कहिए स्थित हैं। ठीक, और ये जो एक मौलिक कर्तव्य था, ये शिक्षा से संबंधित था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन में 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे है 61वां संविधान संशोधन। इसमें जो था वोट डालने की उम्र जो था 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, वोट डालने का उम्र। ठीक, नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। इसमें जो था जीएसटी को जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन से। तो उम्मीद है आप ये पूरा समझोगे। जो 4 संविधान संशोधन आपके सामने था, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ठीक, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था, उसको जोड़ा गया था। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 16वां प्रश्न, 1964 में बरौनी तेल शोधक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के सहायता से हम लोगों ने बरौनी तेल शोधक की कारखाना की जो थी स्थापना किया था हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? ठीक, तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद। हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद को ये सच्चा बादशाह के रूप में घोषित किया था। ये सिखों के जो 10वें गुरु थे। ठीक, गुरु नानक देव की बात करें तो ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी को लिखा जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक, नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, गुरु अंगद जो थे दूसरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अब। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? पानीपत जो है रिफाइनरी है, ये किस संस्था के, किस महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन है IOCL, HPCL, BPCL, ONGC। ठीक, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IOCL। ठीक, IOCL के अंतर्गत जो आता है पानीपत रिफाइनरी आता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IOCL। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। 19वां प्रश्न, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी कि जैसे मान लीजिए पानी हो गया है, पतीला हो गया, पतीला में पानी है या दूध है, जब इसको हम गर्म करेंगे, तो ये गर्म होकर जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा या गैस के रूप में परिवर्तित होगा, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, कि वाष्पीकरण कहते हैं, कि संघनन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। जब मैं 2 क्लास में था, यानी 2nd क्लास में था, तो हम लोग को एक रटवाया गया था डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक, तो अभी तक याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और संघनन जो है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, इसको भी जानिए, कंडेंसेशन। ये ठीक इसके उल्टा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि जब जल वाष्प जल के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन में कोई सॉलिड डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर को जलाने पर किसमें बदलता है? डायरेक्ट और सॉलिड से गैस के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अब। 20वां प्रश्न, कहता है जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आखिर जड़त्व ये होता क्या है? ठीक, तो जड़त्व जो है अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व वही है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, वही क्या कहलाता है? जड़त्व। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है यह। यानी कि कहता है कि अगर हम चल रहे हैं तो चलने दो, रुकने के लिए कहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर रुके हैं तो चुपचाप हमको खा रहे हैं तो हम चलेंगे नहीं। अगर आप उसका ज़बरदस्ती चलाइएगा तो उसका ये विरोध करेगा। इसी को जड़त्व कहते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए R15 बाइक लिए हुए हैं, ठीक, R15 बाइक लेके खूब बढ़िया एकदम R15 बाइक है, पीछे जानते हैं उठले रहता है R15, आप आगे के चला रहे हैं, पीछे अपने क्या बताते हैं प्रेम संगिनी को बैठाए हुए हैं, यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड को बैठाए हुए हैं, और अचानक आगे का ठोकर, जो हम लोग के बिहार में काफ़ी मिल जाएगा आपको, साला बना देता है सब, हाईवे पर भी ठोकर बना देता है सब, इतना हरामी है सब। तो हम तेज़ी में जा रहे हैं एकदम उड़ते हवा से बात करते हुए, अचानक ठोकर आ गया। जब आप ब्रेक लीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। जब आप चला रहे हैं तो ये जो है आप अपनी उसके साथ क्या गति में है, लेकिन जब आप ब्रेक लीजिएगा तो क्या होगा, गाड़ी तो रुक जाएगा लेकिन आप जो है गति में है, तो पता चलेगा वो पीछे से कहिए कहा कि ना हम चल रहे हैं तो हम चलबे करेंगे, हम रुकेंगे ना। अब उसको तो थोड़ी पता है कि यहाँ पे ब्रेक मारा जा रहा है, वो सीधे सीधे उड़ के चल जाएगी आगे। तो क्या वो अवस्था परिवर्तन का विरोध किया, यही से चल गई आगे, जाके भून फूट गया, मुँह टूट गया। तो इसी को कहते हैं जड़त्व। ठीक, अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को जड़त्व कहते हैं। और यह जो जड़त्व होता है, जड़त्व जो होता है मास यानी कि द्रव्यमान के जो होता है समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व अधिक होगा। सोचिए देखिए, अगर मान लीजिए साइकिल को टेलना हो, आराम से टेल दीजिएगा। अगर वहीं पे आपको बुलेट दे दिया जाए तो हो सकता है टेलाएगा, लेकिन जोर लगाना पड़ेगा। एगो ट्रक दे दिया जाए तो नहीं टेलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ गया। जब द्रव्यमान बढ़ गया तो जड़त्व भी बढ़ गया। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे हमारी साइकिल कोई आ रहा है सामने से, आप उसको हाथ से पकड़ लीजिएगा हैंडल, साइकिल रुक जाएगा। बाइक आ रहा है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है अभी थोड़ा सा छिटाइएगा लेकिन रुक जाएगा। लेकिन ट्रक के सामने जाके खड़ा हो जाए कि आप रोक लें थोड़ा के, क्या होगा? हाँ, आराम से खूब से चटनी बना के चला जाएगा। तो ये क्या है, ये चूँकि उसका द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बारे में। और इसी जड़त्व को हम कहते हैं, इसी जड़त्व के इस मतलब परिभाषा से हमें न्यूटन का पहला नियम है। जड़त्व जो है न्यूटन के पहले नियम से इस जड़त्व का परिभाषा हमें मिलता है। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जो वस्तु गति कर रही है वह गति ही करती रहेगी, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक, तो न्यूटन के पहले नियम से हमें जड़त्व का डिफिनेशन मिलता है। लेकिन इस जड़त्व का प्रतिपादन न्यूटन ने नहीं किया था। इसका जड़त्व के प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। जड़त्व का जो नियम था उसको गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था, जो कि न्यूटन का पहला नियम से वह प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अब। 21वां प्रश्न, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? हाल ही में मतलब भाई रामसर साइट इतना बढ़ा है कि पूछो मत।
जब मैं पढ़ना चालू किया था तो उस समय लगभग 40 गो रामसर साइट था। अभी वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 75 हो गई है। ठीक, तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डी। टोटल भारत में 75 रामसर साइट हैं। ठीक, यहाँ पे आप बताइएगा कि एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें भारत के कितने साइट हैं। ठीक, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तब तक 22वां प्रश्न, RMAB यह दवा का एक नाम है, किस रोग से संबंधित है। ठीक, मलेरिया, रेबीज, डेंगू या मधुमेह। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, रेबीज। RMAB जो ये दवा है इसका संबंध रेबीज रोग से है। और रेबीज रोग किसके कारण होता है, तो रेबीज रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। ठीक, और ये हो जाने पर आदमी की मृत्यु फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 23वां प्रश्न कहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का पहला शासक था, संस्थापक था इसका, संस्थापक। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका अंतिम शासक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक, महमूद शाह तुगलक अंतिम शासक था। महमूद शाह तुगलक जो था इसका अंतिम शासक था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा महमूद शाह तुगलक। ठीक, और पूछा जाए सबसे विद्वान शासक कौन था, तुगलक वंश का सबसे विद्वान पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सबसे विद्वान था, क्या था, शासक था तुगलक। ये जो था तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक था, सबसे पढ़ा लिखा था। लेकिन था तनी मनी बॉयल था ये, क्योंकि विद्वान होते हुए भी मतलब इतना बोका था कि दो बार राजधानी परिवर्तन कर दिया। एक बार राजधानी यहाँ से यहाँ ले गया और जैसे ही लोग पहुँचे तो पता चला कि आधा लोग तो रास्ते में मर गए। काहे भाई, अरे तो तुम गर्मी के दिन में हाथना लोग यहाँ से यहाँ लाओगे, पहाड़ चढ़ा के तो लोग मरे ना जाएगा भूखे प्यासे। तो अच्छा ऐसा बात है, फिर वापस चलो, फिर लिया, फिर सबको एक उठा के हेन लेकर चलाया। इतना मतलब कि पढ़ा लिखा था लेकिन इतना बोका था। और इसी ने चलाया था क्या बोलते हैं हम, सांकेतिक मुद्रा। इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग के भारत में का लगभग पूरे विश्व में अभी कौन सा मुद्रा चलता है, सांकेतिक मुद्रा ही चलता है। जैसे मान लीजिए आपको जो 2000 का होता है नोट दिखाई देता है, क्या इसकी कीमत तो 2000 है ना, लेकिन इस पर लिख दिया गया है 2000। ठीक, पीछे चांद का मिशन दिखा दिया गया है, चांद मिशन। इस भारत के जो है गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने गारंटी दिया है, 2000 इसका मूल्य नहीं है, उन्होंने गारंटी दिया है कि हाँ ये 2000 के बराबर चलेगा। तो ये क्या है, ये सांकेतिक मुद्रा ही है, भारत में जो यूज होता है, समझ में आया। तो सांकेतिक मुद्रा वही कहते हैं कि उसका वैल्यू उतना नहीं है लेकिन उसके कोई गारंटी दे रहा है कि हाँ इसको इतना माना जाएगा, तो उसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जो था मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चला दिया। वो सांकेतिक मुद्रा में उस समय तो क्या था, जो मान लीजिए अब ठीक है, सही पीतल का मान लीजिए सिक्का बना दिया और उसका वैल्यू दे देता था कि सोना के बराबर चलेगा। अच्छा, मान लीजिए उसका देता था कि मतलब जो भी वैल्यू होता हो तो उस का देता था। बस सोना लोहार लोग जो होता था अपने से बना देता था सिक्का। लो अब एक वो सिक्का बनाने में मान लीजिए उसको खर्चा लगा 5 रुपया और उसका सांकेतिक वैल्यू है 50 रुपया, तो फिर खूब कमा रहा था सब, तो घाटा हुआ था इसको इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस त्यौहार का संबंध सिक्किम राज्य से है, यानी कि इसमें से कौन सा त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सरहुल। सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक, लोसर जो है ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में जो है लोसर मनाया जाता है। लोसांग ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक, अगला है हेरात। हेरात जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भगवान शिव से इसका संबंध है, जैसे हम लोग यहाँ महाशिवरात्रि मनाते हैं उसी प्रकार का यह हेरात फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी लोसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प कुमार जोशी किस महारत्न कंपनी के MD CEO हैं। ठीक, HPCL, ONGC, BPCL और भेल। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा HPCL। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HPCL का आंसर हो जाएगा। HPCL के पुष्प कुमार जोशी जो हैं इसके MD हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा ये आज का सेशन, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इस पर अपना राय विचार जो भी देना हो दीजिए, कमेंट में बताइए कि मैं इसमें क्या और सुधार कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या कमियाँ रह जा रही हैं, क्योंकि आप लोग जो बताएंगे उसी के अनुसार मैं कुछ सुधार कर पाऊँगा। तो चलिए हम यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे।